मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो हमारे देश में मनी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। ठीक है। तो आरबीआई को मनी सप्लाई को देखने के लिए कि भाई हमारे पास लिक्विडिटी कितनी है, उसके लिए उन्होंने मॉनेटरी एग्रीगेट्स बनाए हुए हैं, M1 M2 और M3। ठीक है। जिसमें से M1 को हम क्या बोलते हैं? नैरो मनी। और M3 को क्या बोलते हैं? ब्रॉड मनी। ठीक है। अब ये M1 M2 M3 होते क्या हैं वो हम देखेंगे। ठीक है। हैं क्या? मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं। इनके बेसिस पे, इनको देख के हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास कितनी लिक्विडिटी है इकोनॉमी में। समझ में आ रहा है? कैसे पता चलेगा? लिखो M1 में क्या क्या चीजें आती हैं वो लिखो। M1 इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। पब्लिक के पास जो भी करेंसी या फिर कॉइन्स हैं वो हम इंक्लूड करेंगे। प्लस इसमें क्या इंक्लूड करेंगे? डिमांड डिपॉजिट्स इन द बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? हाँ, हाँ, करंट और सेविंग अकाउंट को क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। तो जो आपका पैसा बैंक में एज ए डिमांड डिपॉजिट पड़ा हुआ है, प्लस जो आपके पास कैश है, चाहे वो करेंसी की फॉर्म में है, चाहे वो कॉइन्स की फॉर्म में है, वो सब क्या होगा? आपका M1। इसमें एक और चीज आएगी। वो क्या? जो आरबीआई के पास पैसा डाला हुआ है। आरबीआई के पास जो पैसा डाला हुआ है, आरबीआई के पास कौन सा पैसा है? ठीक है। तो इन सब पैसों को हम प्लस करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? M1। M1 का मतलब है नैरो, मतलब ये पैसा हमारे पास एट डिस्पोजल है। लिक्विड कैश हमारे पास इतना है जो सप्लाई में चल रहा है। ये वही पैसा ना जो घूम रहा है इकोनॉमी में। यही पैसा तो घूम रहा है। या तो कैश घूम रहा है, या फिर डिमांड डिपॉजिट घूम रहे हैं, या फिर जो सीआरआर है वो वेरी कर रहा है। ये तीन टाइप का पैसा सबसे लिक्विड पैसा है, सबसे ज्यादा घूम रहा है। इसमें टाइम नहीं लगता। ठीक है। फिर M2 में क्या करेंगे? M2 में M1 वाला तो सारा आएगा। ठीक है। M1 में जितनी चीजें हैं सब आ जाएंगी। प्लस क्या आएगा? देखो जो डिमांड डिपॉजिट्स है ना, डिमांड डिपॉजिट्स में एक टाइम लाइबिलिटी वाला पोर्शन भी होता है। कौन सा होता है वो? क्या आपके डिमांड डिपॉजिट्स में कभी ऐसा होता है कि भाई इतना सा पैसा आप विदड्रॉ नहीं कर सकते, बेशक वो आपका सेविंग अकाउंट ही है? कोई कोई बैंक्स में होता है ऐसा कि आपको एक मिनिमम बैलेंस उसमें रखना ही है। हाँ, मतलब ऐसे जैसे आप बाकी पैसा विदड्रॉ कर सकते हो जब मर्जी, वो नहीं कर सकते आप। करोगे तो फिर आपको उसकी पेनल्टी पड़ेगी, यहाँ अकाउंट जब क्लोज करोगे तब आप कर सकते हो। है ना? तो वो पोर्शन जो डिमांड डिपॉजिट का है वो कौन सा है? टाइम, उसके ऊपर टाइम की लाइबिलिटी, मतलब वो आप जब मर्जी चाहे विदड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो सारा पैसा इसमें डालेंगे आप। टाइम लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स का वो पोर्शन जिसको आप कभी भी नहीं निकाल सकते हो। तो वो थोड़ा फिक्स हो गया ना पैसा, फंस गया आपका पैसा। वो लिक्विडिटी के लिए हमेशा अवेलेबल तो नहीं है। ठीक है। जब आप अकाउंट बंद कर रहे होगे तब, या फिर बड़ी ही आपको जरूरत है, आप उसको निकालोगे, उसकी जगह पेनल्टी भरोगे। हैं? क्या? नहीं नहीं, जीरो रख सकते हैं, बट किसी किसी बैंक के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उन, हाँ, उनमें तो रखना पड़ता है ना। तो उनकी बात कर रहे हैं हम, जहां पे रख सकते हो जीरो वहां पे रखो जीरो। ठीक है। उनकी बात थोड़ी कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या आएगा? जो भी आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं वो भी सब इसमें आएंगे। ठीक है। जो आपने टाइम डिपॉजिट्स किए हुए हैं भाई, 1 साल के लिए किए हुए हैं। और अच्छा, ये एफडीज और जितने भी टर्म डिपॉजिट्स हैं बैंक के, जिनका टाइम पीरियड क्या है? 1 साल से 1 साल तक है मैक्सिमम। कितना टाइम पीरियड है? अप टू 1 ईयर। जितने भी टर्म डिपॉजिट्स हैं जिनका टाइम पीरियड 1 साल तक है वो सब हम इसमें रखेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? M2। M2 में M1 सारा आएगा।
डिमांड डिपॉजिट्स का टाइम लाइबिलिटी वाला पोर्शन आएगा, प्लस एफडीज आएंगी, प्लस टर्म डिपॉजिट सारे जो 1 साल तक जिनका टाइम पीरियड है, इसको क्या बोलेंगे, M2। ठीक है, फिर आएगा M3 जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड मनी। M3 में M2 का तो सारा आएगा, ठीक है, और इसमें वो टर्म डिपॉजिट्स आएंगे जिनका टाइम पीरियड क्या है, 1 साल से ज्यादा है। ठीक है, समझ गए, प्लस टर्म डिपॉजिट्स एक्सीडिंग 1 ईयर। ठीक है, प्लस इसमें एक और चीज आएगी, क्या आएगा, जो बैंकिंग सिस्टम एक दूसरे से बोरो करते हैं वो भी इसमें डालेंगे, जो एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो करता है। ठीक है, बोरोइंग इन बैंकिंग सिस्टम। तो ये तीनों चीजों को डाल के हमारा क्या बन जाएगा, M3। हाँ, कॉल मनी तो रेट है ना, वो कॉल मनी में हम क्या, कॉल मनी क्या है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके ऊपर वो बोरो करता है। यहाँ पे हम वो पैसा देख रहे हैं जो बोरो किया हुआ है, कि वो पैसा है ना, उसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, M3 की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो ये जो पैसा है M3 वाला, ये मतलब ये इजिली अवेलेबल नहीं है ये पैसा, इसके लिए आपको टाइम लगेगा इस पैसे को निकालने के लिए। सबसे इजिली अवेलेबल पैसा आपके पास कौन सा है, M1। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे लिक्विड पैसा कौन सा है, M1 वाला, और सबसे फिक्स वाला पैसा कौन सा है, M3 वाला। ठीक है, तो ये एग्रीगेट्स आरबीआई ने इस हिसाब से ही बनाए, ताकि वो कभी भी M1 M2 M3 को चेक करे, उसको पता चल जाए कि कितना लिक्विड पैसा है, कितना फिक्स पैसा है हमारे पास। ठीक है, तो मनी सप्लाई को चेक करने के लिए ऐसे एग्रीगेट्स बनाए हुए हैं। पहले ये M1 M2 M3 M4 होते थे, अब M3 तक की होते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो खत्म होता है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में हमने कितनी की चीजें पढ़ी, क्या क्या चीजें पढ़ी हमने मॉनेटरी पॉलिसी में। हाँ, जो क्रेडिट कंट्रोल करने के मेथड्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या क्या पढ़ा, बैंक रेट पढ़ा, CRR पढ़ा, ठीक है, SLR, और रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट पढ़ा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पढ़ी। ठीक है, और उसके बाद क्वालिटेटिव में क्या क्या पढ़ा, राशनिंग ऑफ क्रेडिट पढ़ी, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स पढ़ा, और मॉरल सुएजन एंड डायरेक्ट एक्शन उसमें हमने पढ़ा। ठीक है, ये सब किसमें पढ़ा, क्वालिटेटिव मेथड। उसके बाद क्या पढ़ा, सरफेसी एक्ट पढ़ा, लेंडिंग रेट रिजीम्स पढ़ी कि बैंक्स लेंडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो भी हमने पढ़ा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ा, ठीक है, लैंडिंग रेट रिजीम्स पढ़ी, ये सब हमने, और ये मॉनेटरी एग्रीगेट्स हमने पढ़े। ठीक है, तो बैंकिंग आपकी यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी कि भाई पैसे को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाएगा इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन को भी टारगेट करके और ग्रोथ को भी देखते हुए। ये सब काम किसको करना है, आरबीआई को करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करना है। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ गवर्नमेंट भी यहाँ पे होती है। ठीक है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी आपका होता है। ठीक है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कौन सा है, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, और फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग। ठीक है, तो पहले तो बजट पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग दो, गवर्नमेंट बजट। अब बजट क्या है, सिंपल भाषा में कौन बताएगा मेरे को, बजट होता क्या है। हाँ, आपका एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, और आपकी जो इनकम है वो कितनी है, उसका पूरा हिसाब किताब, इसी को हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। ठीक है, तो हर साल फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो सरकार अपना हिसाब करती है।
है ना। जैसे आप घर पे हिसाब करते हो वैसे ही सरकार भी अपना हिसाब करती है। और सरकार हिसाब किस चीज़ का करती है कि भाई ये जो आने वाला साल है, इस साल हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और उस पैसे को हम कहाँ कहाँ पे खर्च करेंगे। ठीक है। और वो पहले ही डिटेल में पूरा उसका बनाती है कि यहाँ यहाँ से पैसा आएगा, ठीक है, और इतना इतना पैसा इस डिपार्टमेंट में यहाँ यहाँ हम खर्चेंगे। इसी को हम बजट बोलते हैं। अच्छा, बजट में पिछले साल हमने कहाँ कितना हमने रेवेन्यू हमारे पास आया और कहाँ कहाँ हमने खर्चा, उसका हिसाब किताब भी दिया जाता है। ठीक है। सिर्फ इस साल का ही हम नहीं करते, इस साल का तो हम देखते हैं कि जितना हमने बनाया बजट, ठीक है, वो तो अभी आना है, अगले साल है, लेकिन पिछला साल तो कंप्लीट हो गया है। तो पिछले साल में भी हमने कुछ बजट बनाया था, ठीक है, उसमें भी हमने देखा था कि पैसा कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा। तो पिछले साल का भी चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ हमने पैसा लगाया, ठीक है, और कहाँ कहाँ से पैसा हमारे पास आया। ठीक है। तो ये सब काम किस में किए जाते हैं, बजट में किए जाते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 112 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है हर साल पार्लियामेंट में बजट पेश करेगा। ठीक है। ठीक है। प्रेसिडेंट जो है सरकार का बजट पेश करवाएगा पार्लियामेंट में। अब पहले ये बजट जो है कब पेश किया जाता था, फरवरी के लास्ट हफ्ते में पेश किया जाता था। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर आपका कब से कब स्टार्ट होता है, मार्च से लेके, हाँ, अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है ना। तो हम क्या करते थे, जब फेब का लास्ट वीक आया तो हम पार्लियामेंट में बजट को पेश करते थे। ठीक है। और फिर बजट को पास होने में कम से कम कितना टाइम लग जाता था, 1 डेढ़ 2 महीने का टाइम लग जाता है। ठीक है, पूरा बजट ग्रांट्स पास होते होते। ठीक है। तो तब तक हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एंटर कर चुके होते हैं। ठीक है। तो वो थोड़ा टाइम क्या हो जाता है, खराब हो जाता है उससे। तो अब पिछले कुछ सालों से क्या कर रही है सरकार, फरवरी के पहले हफ्ते ही बजट को पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। ठीक है। और पहले हफ्ते इसलिए पेश किया जाता है ताकि वो जो टाइम है उसको कम किया जा सके, ताकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने से पहले पहले हमारा बजट पास हो जाए। ठीक है। इसीलिए फरवरी के पहले हफ्ते ही उसको लाया जाता है। अब बजट में दो चीजें होती हैं, एक एक्सपेंडिचर की चीजें और दूसरी कि पैसा आएगा कहाँ से, इनकम की चीजें। और ये दो बिल्स जो हैं वो पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं, एक तो फाइनेंस बिल और दूसरा अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है। दोनों एज ए मनी बिल पेश किए जाते हैं। ठीक है। मनी बिल क्या है, पार्लियामेंट में जितने भी बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, उनकी कुछ टाइप्स होती हैं। ठीक है। जैसे ऑर्डिनरी बिल्स, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, जैसे मनी बिल्स, जैसे फाइनेंशियल बिल्स, की अलग अलग कैटेगरीज हैं बिल्स की जो पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं। हमारे देश में कानून कैसे बनता है, हमारे देश में कानून बनाता कौन है, लेजिस्लेटिव। कौन बनाता है, लेजिस्लेटिव बनाता है। और लेजिस्लेटिव में आता कौन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। पार्लियामेंट आती है, और पार्लियामेंट में कौन आता है, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है। तो मैंने आपको बोला जो टाइप्स ऑफ बिल्स हैं वो अलग अलग। बिल्स मतलब जब तक वो कानून बना नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम, बिल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, लोकसभा में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और राज्यसभा में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। ठीक है। पर लोकसभा में जिन लोगों की मेजोरिटी होती है वही लोग क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। ठीक है। सरकार क्या करती है, एग्जीक्यूशन का काम करती है। जो लॉ बना है उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। अब बिल, जो भी बिल है या तो लोकसभा में आ सकता है या तो कहाँ आ सकता है, राज्यसभा में आ सकता है। ठीक है। जैसे, और सब बिल्स में अलग अलग कंडीशंस हैं। कुछ कुछ बिल हैं जो सिर्फ लोकसभा में आ सकते हैं, कुछ कुछ बिल्स में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, कुछ कुछ बिल्स में राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है। ठीक है। वो हम पॉलिटी में आगे देखेंगे कि अभी आप इतना याद रखो कि जो मनी बिल होता है, मनी बिल में सारी पावर किसके पास होती है, लोकसभा के पास। मनी बिल में राज्यसभा के पास पावर नहीं होती। ठीक है। वो बिल इंट्रोड्यूस कहां किया जा सकता है, सिर्फ लोकसभा में। राज्यसभा में मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है। लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन होगी और इधर से उठ के कहां जाएगा, फिर वो राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा उसके ऊपर चेंजेस अगर कुछ करने हैं सजेस्ट कर सकती है कि भाई ये चेंजेस करो इस बिल में। पर उन सजेशंस को मानना है या नहीं मानना है, ये किसका प्रेरोगेटिव है, लोकसभा का। लोकसभा चाहे तो उनको माने, चाहे तो ना माने। ठीक है।
राज्यसभा का इसमें ज्यादा रोल नहीं है, सिर्फ सजेशन दे सकती है। और लोकसभा क्या कर देगी फिर, इस बिल को पास करेगी। ठीक है, और ये बिल कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट के पास भी मनी बिल को लेके कुछ ज्यादा पावर नहीं है, क्योंकि मनी बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के ऊपर ही लाया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट पहले रिकमेंड करता है, ठीक है, और फिर मनी बिल लाया जाता है। अच्छा, हमारे देश में प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, नॉमिनल हेड है। तो प्रेसिडेंट जो भी काम करता है वो कैसे करता है, विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कुछ भी काम वो अपनी डिस्क्रिशन से नहीं करता, एक दो मौकों को छोड़ के, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे काम प्रेसिडेंट कैसे करता है, जहां पे भी हम देखते हैं कि ये काम प्रेसिडेंट ने करना है, तो प्रेसिडेंट कैसे करेगा काम, एडवाइस किसकी लेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेके ही प्रेसिडेंट जो है वो काम करता है। ठीक है, तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से प्रेसिडेंट क्या करेगा, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बाद में जब मनी बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास उसको रोकने का कोई जरिया नहीं है, अब उसको साइन ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से पूछ के तो आया है। ठीक है, तो जो भी आपका बजट के बिल हैं, चाहे वो फाइनेंस बिल है चाहे वो अप्रोप्रिएशन बिल है, वो दोनों बिल्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, एज मनी बिल्स। मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है, 110। ठीक है, और मनी बिल की तरह इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है कि राज्यसभा इसमें ज्यादा अड़चन ना लगाए। ठीक है, और मनी बिल की तरह इनको पेश किया जाता है, इनके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, फाइनेंस बिल के ऊपर भी और अप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर भी डिस्कशंस होती हैं। ठीक है, और फिर ये बिल्स को पास किया जाता है। और इन बिल्स में अब क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट्स है। क्यों, बजट में है क्या कि भाई इतनी इस मिनिस्ट्री को इस साल हम इतना पैसा देंगे। ठीक है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हमारे पास हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है आपके पास, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है आपके पास, हेल्थ मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, ऐसी कितनी मिनिस्ट्रीज हैं आपके पास, है ना। तो इन सब मिनिस्ट्रीज को काम करने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तो देखा जाता है कि इनको कितना पैसा चाहिए, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स यहाँ पे चल रही हैं, कितनी इनकी नीड है, उस हिसाब से इनको पैसा एलोकेट किया जाता है। ठीक है, अब वो ऐसे नहीं एलोकेट किया जाता अपनी मर्जी से, उसके लिए बिल लाया जाता है और उसके ऊपर फिर डिस्कशन होती है। जो जितनी ग्रांट जिस मिनिस्ट्री की है उसके ऊपर डिस्कशन होती है और वोटिंग होती है। ठीक है, और इन वोटिंग्स के ऊपर फिर कट मोशंस भी लाए जाते हैं। कट मोशंस मतलब जो अपोजिशन है वो कट मोशंस लाती है, कि अपोजिशन चाहती है कि इसको डिमांड को कम किया जाए, उसके लिए कट मोशंस, तीन टाइप के कट मोशन, पॉलिसी कट मोशन, टोकन कट मोशन, और एक और है, कौन सा है, चलो जो भी है अभी देखेंगे। ठीक है, तीन टाइप के कट मोशंस इसमें लाए जाते हैं, ठीक है, डिमांड को कम करने के लिए। ठीक है, अच्छा, यहां पे जो भी पैसा निकलेगा वो सब का सब पैसा कहां से निकलता है हमारा, कौन से फंड से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अच्छा, इंडिया के पास ऐसे तीन फंड्स हैं जहां पे सारा पैसा जमा होता है हमारा। कौन कौन से फंड्स हैं, एक तो पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, दूसरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और तीसरा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भी टैक्स का पैसा सरकार का और कमाई का पैसा जो सरकार का पैसा है बेसिकली, वो सारा कहां जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। इतना आप याद रखो, कहां पे जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। कंटिजेंसी फंड में पैसा कंसोलिडेटेड फंड से निकाल के डाला जाता है। क्यों, कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, हमें पैसा चाहिए, तो उसमें हमने पैसा रखा होता है कुछ। ठीक है, पर वो पैसा आता कहां से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। पब्लिक अकाउंट्स में जो पैसा आता है वो सरकार का नहीं होता है, वो किसी का पैसा सरकार ने रखा होता है अपने पास। ठीक है, जैसे जो एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनका जो है वो कटता है ना, पीएफ कटता है जो, ठीक है, तो वो सारा पैसा उसमें इकट्ठा होता है। ठीक है, वो एक टाइम के बाद सरकार को पैसा वापस देना पड़ता है। तो सरकार उसको यूज तो कर सकती है, बट वो लाइबिलिटी है सरकार के लिए। बट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा है वो सरकार का पैसा है। तो यहाँ पे जो भी पैसा बजट में खर्च होना है वो कहाँ से आएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको कोई भी पैसा निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती, पार्लियामेंट से वो पास करवाना पड़ता है बिल, तब जाके उधर से पैसा निकल सकता है। कंटिजेंसी फंड से कोई पैसा चाहिए तो पार्लियामेंट से नहीं पूछना है, प्रेसिडेंट सीधे ही निकाल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहाँ से कंसोलिडेटेड फंड से निकालना है तो पार्लियामेंट से। तो बजट का सारा पैसा कहाँ से निकल रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो इसलिए पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा, पार्लियामेंट से वोटिंग होगी। अब यहाँ पे दो टाइप का इसमें फंड होता है, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड में, एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर। ठीक है, और दूसरा
हाँ, एक चार्ज होता है, दूसरा कौन सा होता है? एक सेकेंड। हाँ, वोटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? देखो, अब जो पैसा है ना यहाँ से कंसोलिडेटेड फंड से निकलना है, या तो वो पैसा ग्रांट्स में जा रहा है, वही पैसा जो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इंडिया में, ठीक है, उनकी सैलरीज भी यहीं से जाती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अगर उनकी सैलरीज पे भी हम वोटिंग करेंगे तो उनकी इंडिपेंडेंस छिन जाएगी। ठीक है, जैसे स्पीकर, जजेस, इन सब की सैलरीज, ये इंडिपेंडेंट बॉडीज है ना, जुडिशरी, तो इनकी सैलरीज को निकालने के लिए हमने चार्ज एक्सपेंडिचर बनाया कि भाई इसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी, इसको हम डायरेक्टली कंसोलिडेटेड फंड से निकाल सकते हैं बिना वोटिंग के। और जो बाकी सारा ग्रांट्स वाला पैसा है उसके ऊपर क्या होगी? वोटिंग होगी। ठीक है, तो ऐसे ग्रांट से पैसा निकाल के वोटिंग होके और अलग अलग डिपार्टमेंट को दिया जाता है, और आपका बजट जो है वो पास किया जाता है। बस यही आपका बजट है। समझ में आया? ठीक है, इसमें कुछ सब टेक्निकल चीजें हैं, पहले इसमें लिखो आप। लिखो, अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, it is the duty of the president, it is the duty of the president to ensure that, it is the duty of the president to ensure that annual financial statement of government of India, annual financial statement, बजट को ही क्या बोलते हैं हम? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is presented to parliament, is presented to parliament, full stop. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, by following the convention since independence, by following the convention since independence, comma, the finance ministry, comma, the finance ministry, the finance ministry has presented a budget, has presented a budget has presented a budget to the Lok Sabha, to the Lok Sabha on the last working day, on the last working day in the month of February, on the last working day in the month of February. But from 2017-18, but from 2017-18, the budget is now presented by government. The budget is now presented by the government. Presented by the government in the first week of February. In the first week of February. Full stop. The budget is nothing but the statement of, the budget is nothing but the statement of, but the statement of government on the following, but the statement of the government on the following. First लिखो, the estimated expenditure and revenue, the estimated expenditure and revenue for the following financial year. The estimated
एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू फॉर द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। सेकेंड लिखो, फाइनेंशियल ईयर। द प्रपोजल ऑफ वेज एंड मीन्स, द प्रपोजल ऑफ ways and means, ways, ways and means to raise the, to raise the receipt, to raise the receipt, to raise the receipts in order, in order to meet the expenditure, in order to meet the expenditure for following financial year। कि भाई पैसा आएगा कहां से, वेज एंड मीन्स क्या है उसके, वो भी इसमें बताया जाएगा। फॉर द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, फॉर द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। थर्ड लिखो, the actual receipts and expenditure of the previous year, the actual receipt and expenditure of the previous year, RECIEPT, receipts and expenditure of the, तो पिछले साल हमारे पास पैसा आया और गया है उसका एक हिसाब किताब भी हम देंगे, प्रीवियस ईयर। और फोर्थ लिखो, रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट, रिव्यू of the financial position of the government in the previous year, previous year। क्या रिपीट करना है, रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बजट, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बजट इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बजट इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट हैं इसके, हाँ, एक तो फाइनेंस वाला पार्ट और दूसरा एक्सपेंडिचर वाला पार्ट। ठीक है। जो रेवेन्यू पार्ट है बजट का, कि पैसा आना कहां से है, उसको पेश किया जाता है एज फाइनेंशियल बिल। और जो एक्सपेंडिचर पार्ट है उसको पेश किया जाता है एज एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है। इसमें सारा टैक्सेशन का होता है आपका। जब बजट आता है तो सरकार बताती है ना, टैक्स स्लैब्स हमने बढ़ा दी, कम कर दी, वो सब फाइनेंस बिल में होता है। ठीक है। खर्चे वाला सब पार्ट किस में होता है, एप्रोप्रिएशन बिल में होता है। इन दोनों बिल्स को कैसे पेश किया जाता है, एज मनी बिल्स, आर्टिकल 110। ठीक है। ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन बिल में क्या होता है, पैसा निकालना है, हमने कहां से निकालना है भाई, कंसोलिडेटेड फंड से। और कंसोलिडेटेड फंड में दो टाइप के एक्सपेंडिचर हैं, एक तो चार्ज और दूसरा वोटेड। चार्ज में से क्या देखा जाता है, सैलरीज एंड अलाउंसेस, किसके, हैं, स्पीकर के, प्रेसिडेंट के, ठीक है, चीफ जस्टिस के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, ठीक है, कैग के, लोकपाल के, इन सब के।
ठीक है, और वोटेड वाले में से हम ग्रांट्स को देखते हैं। ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट्स। समझ में आया? उसके बाद लिखो, चार्ज के ऊपर वोटिंग नहीं होती, ये याद रखना बस। सीएजी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद लिखो द लोक सभा takes up the demand for grants. The Lok Sabha takes up the demand for grants the Lok Sabha takes up the demand for grants of each ministry separately, of each ministry separately, comma, scrutinize it, scrutinize it scrutinize मतलब उसको चेक करना, scrutinize it and then adopt it, and then adopt it, full stop. For this purpose, for this purpose, comma, the Lok Sabha members can introduce cut motions. For this purpose, comma, the Lok Sabha members can introduce cut motions. ठीक है, कट मोशंस को लाया जाता है। और लिखो देयर आर 3 टाइप ऑफ कट मोशंस। कितने टाइप की कट मोशंस हैं? कौन कौन से? पहला पॉलिसी कट मोशन, दूसरा इकोनॉमी कट, और तीसरा टोकन कट। तीनों को समझ लो। पहले पॉलिसी कट मोशन जब लाया जाता है तो ये सरकार की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट लाया जाता है। ठीक है, कि सरकार ने कोई स्कीम है, कोई डिपार्टमेंट है, उसके अगेंस्ट एक पॉलिसी कट मोशन लाया जाएगा। और अगर ये मोशन पास हो गया, ठीक है, तो जो डिमांड थी उस ग्रांट के लिए उसको रिड्यूस किया जाएगा टू ₹1। जैसे मान लो पहले 100 करोड़ रुपया मांग रही थी वो मिनिस्ट्री, अब कितना रुपया मिलेगा उसको? ₹1। ठीक है, और इसमें ये माना जाएगा कि सरकार की हार हो गई है, सरकार की पॉलिसी फेल कर गई पार्लियामेंट में, तो इसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन आके सरकार को गिराया जा सकता है। ठीक है, जब भी पॉलिसी कट मोशन अगर पास हो जाता है तो इसका मतलब सरकार खतरे में है, कि सरकार की पॉलिसी ही पार्लियामेंट में अप्रूव नहीं हो पाई। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो भी आपके पास एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। और अगर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आपकी जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, उसकी पॉलिसी फेल कर रही है, पार्लियामेंट में उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है, इसका मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो सरकार गिर जाएगी। सरकार कब तक रहती है यहाँ पे हमारे देश में? जब तक पार्लियामेंट में उनके पास क्या है? मेजोरिटी है। और अगर पार्लियामेंट में मेजोरिटी ना रहे तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो पॉलिसी कट मोशन अगर आपका पास हो जाता है तो सरकार ऐसा नहीं गिर जाती है, गिर सकती है अब। ठीक है, दूसरा कौन सा मोशन है? इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो बोलते हैं कि भाई इस मिनिस्ट्री के लिए आप ज्यादा डिमांड दे रहे हो, ज्यादा पैसा इसको दे रहे हो,
तो इसमें से कुछ पैसा कम करो, ये एक्सेसिव है। इसमें फिर जितना पैसा वो कम करने को बोलेंगे, अगर ये डिमांड पास होगी, इसमें सरकार सेंसर नहीं होती है, जितना वो बोलेंगे उतना पैसा उस मिनिस्ट्री से कम कर दिया जाएगा, इकोनॉमी का टर्म। ठीक है। और तीसरा क्या है, टोकन कट। टोकन कट में नाम का बस पैसा काटा जाएगा, 1 रुपया काटा, 1 रुपया नहीं 100 रुपया काटा जाता है। जैसे 100 करोड़ की अगर डिमांड है तो उसमें से 100 रुपया काटा जाएगा नाम का। बेसिकली टोकन कट का मतलब होता है कि कोई एक स्पेसिफिक ग्रीवियांस है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जो वो सुनाना चाहते हैं मिनिस्टर्स को, तो उनकी वो डिमांड को, उसकी उस ग्रीवियांस को सुना जाएगा, उसको एड्रेस किया जाएगा। ठीक है। तो इन दो मोशंस में सरकार को कोई खतरा नहीं है, बट इस मोशन में सरकार को खतरा है। ठीक है, समझ में आया? इकोनॉमी में जैसे मान लो कोई एक मिनिस्ट्री है जो 100 करोड़ का डिमांड कर रही है, ठीक है, और कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा है, इतना इसको चाहिए नहीं। ठीक है, तो इससे कम कर दो भाई 50 करोड़, 50 करोड़ किसी और मिनिस्ट्री को दे दो जहां पे जरूरत है। तो अगर ये डिमांड पास हो जाएगी तो 100 करोड़ में से 50 करोड़ काट दिया जाएगा इसका, इसमें सरकार को कोई खतरा नहीं है पर। ठीक है, उतनी डिमांड उसकी कम कर दी जाएगी। समझ में आया? इसमें क्या किया जाएगा, टोटल डिमांड में से सिर्फ 100 रुपया काटा जाएगा नाम का। अगर ये मोशन पास होता है, इसका मतलब कि जो पर्टिकुलर ग्रीवियांस किसी की है, कोई बोल रहा है कि भाई ये आपको इस मसले को एड्रेस करना है इस बजट में, तो वो सुना जाएगा। टोकन कट का मतलब ये है। ठीक है। और पॉलिसी कट मतलब सरकार की पॉलिसी के अगेंस्ट आप मोशन ला रहे हो। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले पॉलिसी कट में लिखो, द अमाउंट ऑफ डिमांड, द amount of demand will be reduced to ₹1. The amount of demand will be reduced to ₹1. Full stop. It represents the disapproval of the policy. It represents the disapproval of the policy underlying the demand. Disapproval of the policy underlying the demand. Full stop. If this motion is passed in parliament, if this motion is passed in the parliament, comma, it can lead to the defeat of the government. It can lead to the defeat of government. ठीक है, इकोनॉमी कट में लिखो, नहीं होता है। देखो तब होगा जब सरकार गठबंधन की सरकार है। ठीक है, गठबंधन की सरकार में हो सकता है। ठीक है ना? हाँ, गठबंधन की सरकार में हो सकता है ना, कि अंदर से मिलके उन्होंने बोल दिया कि हमने सरकार गिरानी है, अब इसका साथ नहीं देना। हाँ हाँ, जब अगर एक ही सिंगल पार्टी की होगी तो तब तो नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है। इकोनॉमी कट में लिखो, द अमाउंट ऑफ द डिमांड, the amount of the demand will be reduced by a specified amount, will be reduced by a specified amount representing the economy, representing the economy that can be affected, representing the economy that can be affected. Full stop. Such specified amount that can be affected, such specified amount may be either a lump sum reduction in the demand, may be either a lump sum reduction in the demand, or reduction of an item in the demand, or reduction
ऑफ एन आइटम इन द डिमांड। उसके बाद लिखो टोकन कट मोशन, थर्ड। इसमें लिखो द अमाउंट ऑफ डिमांड, हाँ, द अमाउंट of the demand will be reduced by 100 rupees. टोकन कट में लिखो द अमाउंट ऑफ डिमांड विल बी रिड्यूस्ड by 100 rupees in order to ventilate, in order to ventilate in order to ventilate specific grievance, specific grievance specific grievance which is in the sphere of, which is in the sphere of SPHERE, in the sphere of responsibility of the government of India, which is in the sphere of responsibility of government of India. ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक है बजट का, वो भी कर लेते हैं, वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या है? आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट की बात करता है। क्या है वोट ऑन अकाउंट? क्या है वोट ऑन अकाउंट, पता है किसी को? अभिनव, नहीं पता? वोट ऑन अकाउंट क्या है? देखो, बजट कब पास, बजट का जो पैसा है वो सरकार को कब मिलेगा? अलग अलग मिनिस्ट्री को जब बजट पास होगा, ठीक है ना। अब बजट पास होते होते टाइम लग जाता है, ठीक है ना। बजट में डिस्कशंस होनी है, लंबा प्रोसेस है वो, उसमें टाइम लग जाता है, तब तक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ चुका होता है। हाँ, तो फिर जो काम पहले से चल रहा है मिनिस्ट्रीज में, उसको तो कंटिन्यू करना है ना, उसको एकदम से रोक नहीं सकते, तो पैसा तो चाहिए। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, जितना भी आपकी टोटल बजट है उसका 1/6 अमाउंट जो है वो दे दिया जाता है बिना वोटिंग के। ठीक है, कितना? 1/6 अमाउंट उसको दे दिया जाता है कि आप जो अपने टेम्परेरी खर्चे हैं वो तब तक आप चलाओ, जब तक बजट पास नहीं होता पूरा। ठीक है, तो ये किस लिए किया जाता है? ताकि जब तक बजट पास नहीं हो रहा है तब तक जो बीच वाला टाइम है उस टाइम खर्चा चलाने के लिए, इसको बोलते हैं हम वोट ऑन अकाउंट। अच्छा, जिस साल इलेक्शन होने होते हैं, ठीक है, 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, जिस साल इलेक्शन होने होते हैं, इलेक्शन का टाइम पीरियड जो है वो यही मार्च अप्रैल के आसपास ही इलेक्शन होते हैं, अप्रैल मई में। ठीक है, तो उस साल फुल बजट नहीं आता। क्यों नहीं आता फुल बजट? क्योंकि क्या पता इस सरकार की सरकार फिर से बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या पता अगले बारी नई वाली सरकार की, तो जो नई सरकार बनेगी वो पिछला वाला बजट क्यों माने, वो तो अपना बजट बनाएगी। ठीक है ना, तो उस साल इंटरिम बजट लाया जाता है। ठीक है, उस साल फुल फ्लेज्ड बजट नहीं लाया जाता। इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट पर अलग अलग चीजें हैं। वोट ऑन अकाउंट तो हर साल आएगा, ठीक है, हर साल बजट का 1/6 अमाउंट पहले ही निकाला जाएगा अपने खर्चे चलाने के लिए हर एक मिनिस्ट्री में। ठीक है, पर इंटरिम बजट कब आएगा? 5 साल में एक बार, जब इलेक्शन होने होंगे जिस साल। अच्छा, इंटरिम बजट में वोट ऑन, ये डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग होती है। ठीक है, उसमें फुल फ्लेज्ड बजट तो नहीं, उसमें कुछ हिस्से पे ही जो है छोटा बजट लाया जाता है वो। ठीक है, जैसे वोट ऑन अकाउंट में 1/6 पे वोटिंग नहीं हो रही, ऐसे ही दिया जा रहा है, उसमें वोटिंग होती है उसके ऊपर, डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर। ठीक है, तो उस साल उधर वोट ऑन अकाउंट नहीं आता, उस साल इंटरिम बजट ही आता है। पर इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में बस एक डिफरेंस है कि वोट ऑन अकाउंट में डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग नहीं होती, वो ऐसे ही दिया जाता है उनको, क्योंकि अभी फुल फ्लैज बजट आएगा। और इंटरिम बजट में वोट ऑन अकाउंट को ही क्या किया जाता है?
वोटिंग की जाती है उसके ऊपर और उसी को फुल फ्लेज बजट की तरह पास किया जाता है, उसको इंटरिम बजट हम बोलते हैं। समझ में आया? आ गया ना? इंटरिम में वोटिंग होगी। वोट ऑन अकाउंट तो हर साल आएगा। और क्यों आएगा? क्योंकि भाई टाइम, अभी बजट पेश होने में टाइम है, तो खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो 1/6, जैसे 100 रुपये मांगे हैं, ठीक है, तो 100 रुपये का 6वां हिस्सा पहले ही दे दिया जाएगा। ठीक है, कि आप अपना खर्चा चलाओ जब तक बजट पास नहीं होता। अब जिस साल इलेक्शन आ रहे हैं, उस साल वोट ऑन अकाउंट की जगह क्या आएगा? इंटरिम बजट आएगा। इंटरिम बजट में भी इतना ही पैसा निकाला जाता है, पर इसमें वोटिंग होती है। क्यों? इसमें पूरा बजट अब आना ही नहीं है, क्योंकि पूरा बजट आएगा इलेक्शन के बाद, उससे पहले इंटरिम बजट ही आएगा। पर जैसे वोट ऑन अकाउंट पे वोटिंग नहीं होती थी, ऐसे ही दे दिया जाता था, इसमें वोटिंग होगी, वोटिंग से पैसा निकलेगा। हाँ, ठीक है, समझ में आया? लिख लो अब ये कहानी। लिखो, द एप्रोप्रिएशन एक्ट, द एप्रोप्रिएशन एक्ट adopted by the parliament, adopted by the parliament authorizes the government, the appropriation act adopted by the parliament authorizes the government to incur expenditure, to incur expenditure for the financial year from 1st April, for the financial year from 1st April to 31st March. First April to 31st March. Full stop. However, by the time, however, by the time the budget is passed, however, by the time the budget is passed, comma, it is well into the next financial year. It is well, WELL, into the next financial year. Full stop. Therefore, to enable the government, therefore, to enable the government to incur expenditure, government to incur expenditure in the Lok Sabha under Article 116, under Article 116 adopts a measure called as vote on account. Vote on account. Next paragraph में लिखना, the vote on account allows the government of India, the vote on account allows the government of India to incur expenditure, to incur expenditure not exceeding 1/6 of the demands, to incur expenditure not exceeding 1/6 of the demands that were granted, that were granted, that were granted in the previous financial year, that were granted in the previous financial year. Full stop. Generally speaking, generally speaking,
The vote on account is passed as a budgetary process. The vote on account is passed as a budgetary process process but in case of the election year but in case of the election year it is passed in place of regular budget. In place of regular budget, where it is called as interim budget, where it is called as interim budget. एक नोट में लिख लेना, डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स are not approved in vote on account. Demand for grants are not approved in vote on account. ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपको कि डिफरेंस के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में डिफरेंस आते हैं। ठीक है, एक तो ये कि वोट ऑन अकाउंट में वोटिंग नहीं होती ग्रांट्स के ऊपर, इसमें वोटिंग होती है। इसमें हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। ठीक है, वोट ऑन अकाउंट में सिर्फ किसकी बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की, पर इंटरिम बजट में रिसीट्स और एक्सपेंडिचर दोनों की बात करते हैं। ये कितने टाइम के लिए फंक्शनल होता है, 2 महीने के लिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और इसको तो फुल बजट की तरह पेश किया जाता है साल के लिए। ठीक है, इंटरिम बजट को सरकार, रेगुलर गवर्नमेंट ही लाती है। ठीक है, और वोट ऑन अकाउंट तो एक प्रोसेस है कि पिछला वाला खर्चा जो है वो कंटिन्यू चलाने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर वोटिंग या इसके ऊपर अलग से वो बहस नहीं होती, वोट ऑन अकाउंट के ऊपर। इंटरिम बजट के ऊपर पूरी प्रॉपर बहस होती है। ये डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है।